नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से चैनल में आपका स्वागत है। और आज से हमने स्टार्ट कर दी है आपकी मानसिक अभिरुचि की क्लास है, जो कि तुम्हारा 2 स्टार सीरीज है, जो यूपीएसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका पहला चैप्टर है तुम्हारा लैंगिक संवेदनशीलता, जिसे हम जेंडर सेंसिटिविटी कहते हैं, जो कि महिलाओं के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में हमें जानकारी देता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले चैप्टर और जानकारी लेते हैं कि क्या है इस चैप्टर में। ठीक है, तो अब चलते हैं, पढ़ें। सबसे पहले, महिलाएं पुरुषों से किसी भी मामले में कम नहीं हैं। ये बात हम हर दिन सुनते हैं तथा किताबों एवं मीडिया में देखते भी हैं, परंतु वास्तविक जीवन में इनका पालन बहुत कम लोग ही करते हैं। जीवन के हर मोड़ पर पुरुष चाहे अनचाहे महिलाओं को उनके महिला होने का एहसास कराने से नहीं चूकता। यही एहसास लैंगिक संवेदनशीलता का जनक है, और इसी को समाप्त करने हेतु लैंगिक संवेदनशीलता अति आवश्यक है। लैंगिक संवेदनशीलता का अभिप्राय है कि प्रत्येक लिंग का मनुष्य दूसरे के प्रति सम्मान एवं आदर भाव रखे। तो थोड़ा समझ में आ ही गया होगा आपके कि लैंगिक संवेदनशीलता का सबसे मेन उद्देश्य यही है कि प्रत्येक लिंग का मनुष्य दूसरे के प्रति समान और आदर भाव का रखे। ठीक है, अब चलते हैं हम लैंगिक असमानता की विचारधारा पितृसत्तात्मक प्रणाली की उपज है। सबसे पहले ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो कि क्वेश्चन भी बन सकता है, यहाँ से पहले बने भी हैं, कि लैंगिक असमानता की विचारधारा किस प्रकार के समाज से तुम्हारा ली गई है। तो यह पितृसत्तात्मक प्रणाली की उपज है, जिसमें स्त्री को पुरुष की अपेक्षा निम्न स्थान दिया गया है। इसमें कह सकते हैं हम कि स्त्री को पुरुष की अपेक्षा थोड़ा नीचे दिखाया गया है। पितृसत्तात्मक प्रणाली में स्त्री को उन महत्वपूर्ण संसाधनों से वंचित रखा गया जिनसे किसी व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण जीवन के विकास तथा सामाजिक उन्नति के लिए बल मिलता है। स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी आज भारत के अधिकांश भागों में महिलाओं को द्वितीय श्रेणी के नागरिक के रूप में देखा जाता है। महिलाओं के प्रति अपराधों के वर्तमान समय में बहुत ही अधिक वृद्धि हुई है। ठीक है ना। इसका कहने का मतलब यही है कि जब से स्वतंत्रता के बाद भी आज भी भारत देश में महिलाओं को पहली फर्स्ट श्रेणी पर ना रखकर द्वितीय श्रेणी के में रखा गया है, तथा पहले से महिलाओं के अपराधों में वर्तमान के समय में और पहले से ज़्यादा वृद्धि हो गई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अब ये बात कर रहे हैं महिलाओं के विरुद्ध क्या क्या अपराध हैं। यद्यपि सामान्य एवं विशेष अपराध महिलाओं के साथ ही होते हैं, जो पुरुषों के विरुद्ध भी होता है, जैसे कि हत्या, डकैती, लूट, उद्यापन, चोरी इत्यादि। परंतु कुछ अपराध विशेष रूप से महिलाओं के विरुद्ध ही होते हैं, उन्हें महिलाओं के विरुद्ध अपराध कहा जाता है। इन अपराधों को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन सी श्रेणी है जिसमें अपराध बांटे गए हैं। ठीक है, अब चलते हैं भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आने वाले अपराध। तो सबसे पहले इन्हीं की बात करेंगे कि भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कौन कौन से अपराध आने वाले हैं लैंगिक अपराधों के विषय में, जो कि धारा 63 से 73 के बीच में दी गई है। दूसरा है महिला के विरुद्ध आपराधिक बल और धारा 74 से 79 हमले के विषय में, जो कि धारा है 74 से 79। ठीक है, विवाह के संबंधित अपराधों के विषय में, जो धारा 80 से 87 के बीच में है। गर्भपात आदि कारण करने के विषय में, जो कि धारा 88 से 92 के बीच में। ये है पहली श्रेणी के अपराध। अब हम बात करेंगे द्वितीय श्रेणी के अपराध। ठीक है, चलते हैं द्वितीय श्रेणी के अपराधों की ओर। ये है द्वितीय श्रेणी के अपराध, विशेष कानूनों के अंतर्गत आने वाले अपराध। सबसे पहले बात करेंगे हम विशेष विवाह अधिनियम, जो कि 1954 में पारित हुआ था। दूसरा है अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम, जो कि 1956 में पारित हुआ था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इनकी आपको डेट भी याद रखनी है, इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे मातृत्व लाभ अधिनियम, जो कि 1961 में पारित हुआ था। दहेज निषेध अधिनियम, यह भी 1961 में ही लागू हुआ था। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, ये 1986 में हुआ था। सती रोकथाम अधिनियम, ये भी महत्वपूर्ण है। सती रोकथाम अधिनियम ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको मार्क कर लेंगे। ये 1987 में लागू हुआ था। एक ये बाल विवाह, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बाल विवाह को भी मार्क कर लेंगे। बाल विवाह निषेध अधिनियम, जो 2006 में पारित हुआ था। ठीक है, और उसके बाद हुआ था लास्ट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम, जो कि 1971 में हुआ था। चलते हैं आगे भी देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहले हम बात कर लेंगे, पहले सामने मार्क लगवा ही दिया है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ।
ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे लैंगिक असमानता मुख्यतः पितृसत्तात्मक परिवार में देखने को मिलती है। ये हम पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं कि पितृसत्तात्मक परिवार में ही लैंगिक असमानता देखने को मिलती है। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। महिलाओं को घरेलू हिंसा के संरक्षण अधिनियम वर्ष 2005 में पारित हुआ था। ठीक है, महिलाओं को घरेलू हिंसा, जो घर वालों से हिंसा होती है महिलाओं, उसके संरक्षण में महिलाओं को बचाने के लिए 2005 में अधिनियम पारित किया गया था। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि 15 अप्रैल 2014 को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा ट्रांसजेंडर लोगों को तीसरे लिंग अर्थात थर्ड जेंडर के रूप में घोषित किया गया है। यही बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 15 अप्रैल 2014 को उच्चतम न्यायालय द्वारा ट्रांसजेंडर जो लोग हैं उनको तीसरे जेंडर के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है कि गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम तुम्हारा 1971 के अधिनियमित किया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, बात करते हैं क्या है। अब बात करेंगे, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, महिलाओं को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, जिसमें है निवारक है, प्रतिषेध है और प्रतितोष है, जो अधिनियम 9 दिसंबर 2013 को लागू है। और दूसरी बात है बलात्संग के लिए दंड भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64 में है। जो बलात्संग होता है उसके लिए जो भारतीय न्याय संहिता जो BNS है, जो नई लागू की गई है, वो 2023 का अधिनियम के बारे में बताती है। ठीक है, उसके बाद आती है सामूहिक बलात्संग। ठीक है, उसका हमारा BNS में 2023 की धारा 70 में उसका उल्लेख किया गया है। उसके बाद आता है लैंगिक उत्पीड़न का अपराध, जो कि भारतीय न्याय संहिता में 2023 की धारा 75 में दिया गया है। ये सभी महत्वपूर्ण धाराएं हैं, इनको याद कर लेना जो कि आगे काम आएंगी। उसके बाद आते हैं दहेज के मृत्यु का दंड, जो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 80 में दिया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, दहेज वाला, इससे क्वेश्चन बना भी है पिछली बार। ठीक है, गर्भपात कारित करने का अपराध धारा 88 में दिया गया है। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं और आगे भी चलते हैं, बताते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट कौन कौन से और क्वेश्चन के बारे में उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अब यहाँ से तुम्हारे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन देख लेंगे कि क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप रात में गश्त लगा रहे हैं, आपको अकेली महिला सड़क पर किनारे पर खड़ी दिखाई देती है, उस महिला को लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी। तो सबसे पहला पॉइंट है, उस महिला की तरफ ध्यान न देकर आगे बढ़ जाएंगे आप। ठीक है, यह नहीं होगा, ध्यान देना चाहिए भाई। रात को हम गश्त लगा रहे हैं और एक अकेली महिला सड़क पर खड़ी है, तो उस महिला को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद B पॉइंट है, इसमें सार्वजनिक स्थान पर जाने के लिए कहेंगे, ये भी गलत है। ठीक है, उस महिला को सार्वजनिक स्थान पर जानकारी के लिए नहीं कहेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, उस महिला से सख्ती से पूछताछ करेंगे कि वह रात में अकेली क्यों खड़ी है, ये भी गलत पॉइंट है। ठीक है, हम उससे क्यों मतलब सख्ती से पूछताछ क्यों करेंगे भाई, उसे कोई काम भी तो हो सकता है। चौथा पॉइंट, उस महिला से पूछेंगे कि क्या उसे किसी मदद की आवश्यकता है ताकि वह गंतव्य तक सुरक्षित पहुंच सके, ये है इसका सही आंसर। हम रात में गश्त लगा रहे हैं और एक महिला खड़ी दिखती है किनारे पर, तो उस महिला को लेकर हमारी पहली प्रतिक्रिया यही है कि हमें उस महिला से पूछना पड़ेगा कि बताइए कि तुम्हें कोई मदद की आवश्यकता नहीं है या है तो बताइए, ताकि हम उसे सुरक्षित गंतव्य स्थान तक पहुंचा सकें। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक महिला बलात्कार से पीड़ित है, उसकी फोरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए। झूठे नाम का उपयोग करके सर्वप्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ दस्तावेजीकरण पूर्ण करना चाहिए। देखो झूठे नाम, ये को जब फोरेंसिक से पीड़ित है और फोरेंसिक साक्ष्य की जांच कर रहे हैं तो हम झूठा नाम का उपयोग क्यों करेंगे। ठीक है, ये तो मार्क हो गया गलत। उसके बाद आता है प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना, मतलब खुद ना होकर अनुभवी महिला निरीक्षकों को स्थानांतरित करना चाहिए, ये हो सकता है। ठीक है, तीसरे पॉइंट में बात करते हैं, किसी महिला पुलिस की उपस्थिति में ज़बरदस्ती से मेडिकल परीक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ज़बरदस्ती ये थोड़ा गलत पड़ जाएगा, क्योंकि आपसे जो भी जांच करेगी वो अनुभवी महिला निरीक्षक करेगी। ठीक है, तो ये भी पॉइंट गलत हो गया। उसके बाद है विश्वास पैदा करने हेतु सादे कपड़ों में पीड़िता के व्यक्तिगत रूप से बात करनी चाहिए, ये गलत है। ठीक है, ये विश्वास पहला पैदा करना होगा, उसके लिए सादे कपड़ों में थोड़ी आएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर है प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना अनुभवी महिला निरीक्षकों द्वारा उसको स्थानांतरित करनी चाहिए रिपोर्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि सड़क पर एक महिला बिना लाइसेंस के सामान बेच रही है। महिला बहुत गरीब है, उसकी आजीविका का कोई और स्रोत नहीं है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात है ये देखने के लिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक पुलिस के रूप में वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, आप क्या करेंगे। उस महिला पर कानून के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाएंगे। ठीक है,
वह महिला बहुत गरीब है, इसके लिए स्थिति आपको देखनी पड़ेगी, तो ये पॉइंट हो गया बहुत गलत। दूसरा पॉइंट है महिला दुकानदार की स्थिति को समझेंगे और उसे लाइसेंस दिलाने में सहायता करने हेतु संसाधन उपलब्ध कराएंगे तथा उसे जुर्माना देने के विकल्प के बारे में भी बताएंगे। मतलब एक बार उसे चेतावनी दे देंगे और बताएंगे कि कैसे कैसे लाइसेंस बनता है और कैसे कैसे जुर्माना होगा, अगली बार ऐसा ना करें। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। और ये तीसरा ऑप्शन है महिला के पास लाइसेंस नहीं है इसलिए उसे गिरफ्तार कर लेंगे, नहीं, महिला बहुत गरीब है, उससे समानता भी देखेंगे, महिला और दुकानदार को छोड़ देंगे, ये भी गलत है, ये भी कोई खास पॉइंट नहीं है। ठीक है, अगली क्लास में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप दहेज हिंसा से पीड़ित किसी महिला की शिकायत का जवाब देते हैं, आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले सामान्य घटनाक्रम के रूप में इसकी जांच करना चाहिए। देखो दहेज से पीड़ित है वो महिला, ठीक है, तो सामान्य रूप से जांच नहीं करनी चाहिए क्योंकि दहेज प्रतिषेध अधिनियम भी बताया था आपको, तो ये तो गलत है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है एक महिला सेल प्रतिनिधि से प्रारंभिक चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, चलो इसके बारे में भी देखते हैं। तीसरा पॉइंट है मामले के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए पीड़ित से अकेले मुलाकात करनी चाहिए, ये तो गलत बात है, अकेले किसी से नहीं मिलेंगे, जरूरी थोड़ी है कि उसको प्राइवेट में ले जाके बात करेंगे। चौथा पॉइंट देते हैं विभागीय हस्तक्षेप को न्यूनतम करने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को संदर्भित करना चाहिए, ये भी गलत पॉइंट है। मेन पॉइंट है इसका बी ठीक है आंसर, एक महिला सेल प्रतिनिधि से प्रारंभिक चर्चा करेंगे उसके बारे में। ठीक है, चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिख रहा है आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, एक व्यथित का मतलब होता है पीड़ित महिला, ठीक है, जो किसी बात से पीड़ित है, आपके पास आती है और कहती है कि उसकी 25 वर्षीय पुत्री अपने पुरुष मित्र के साथ भाग गई है, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पर रिमार्क कर लेंगे। तो उसके बाद में पहला ऑप्शन दे रखा है अपहरण का मामला दर्ज करके जांच प्रारंभ करनी चाहिए आपको, नहीं। ठीक है, पुरुष मित्र को बहकाने के मामले में गिरफ्तार करना चाहिए, नहीं, क्योंकि वो भाग गई है तो गिरफ्तार कैसे कर लेंगे। यदि सहमति हो तो आपराधिक आरोप के बिना सुलह का समर्थन करना चाहिए, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है, इसका सी सही है, यदि सहमति हो तो आपराधिक आरोप के बिना सुलह का समर्थन करना चाहिए। और ये तो गलत है, डी पॉइंट निस्तारण के लिए गांव के प्रधान के पास भेजने चाहिए। भाई प्रधान कैसे कर लेगा, ठीक है, क्योंकि वो महिला आपके पास आई है अपनी शिकायत लेकर। ठीक है, तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक पुलिस अधिकारी के रूप में जिस क्षेत्र में आपकी ड्यूटी है वहाँ पर एक विधवा शिकायत लेकर आती है कि कुछ लोग धार्मिक रीति रिवाजों के नाम पर हमें हमारी संपत्ति से वंचित कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। अनुचित प्रारंभिक रीति रिवाजों को तुरंत समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, ये भाई डिसीजन कोर्ट के होते हैं, पुलिस का ऐसे में कोई भी रोल नहीं होता। ठीक है, लैंगिक भेदभाव पर उस क्षेत्र में अभियान चलाना चाहिए, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये जनता करती है। ठीक है, देरी को कम करने हेतु मामलों को फास्ट ट्रैक न्यायालय, जो तुम्हारा फास्ट ट्रैक न्यायालय होता है उसमें देरी को कम करने हेतु उसको भेजना चाहिए जिससे उसकी संपत्ति लगी रही। यदि समुदाय में मानदंड बहुत समय से स्वीकृत है तो मामले को तुरंत खारिज करना चाहिए, ये तो गलत है वैसे भी क्वेश्चन, क्योंकि मामले को तुरंत खारिज कैसे कर सकते हैं, किसी की संपत्ति जा रही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको डबल स्टार मार्क कर लेंगे। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ। ठीक है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ। ठीक है, यह वैसे 20 मई 1961 को राष्ट्रपति की सहमति पर प्राप्त हुई इसे, और 1 जुलाई 1961 को यह लागू हुआ। ठीक है, इसमें उद्देश्य क्या है, दहेज लेने और देने पर प्रतिबंध है। इस नियम में धारा 2 में दहेज को परिभाषित किया गया है। तो सबसे पहले याद रख लेंगे धारा जो 2 है वो दहेज के लिए बनाई गई है। ठीक है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की, जो कि 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद कर लेंगे, काम देगा। अब बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की, लैंगिक संवेदनशीलता का संबंध है। तो लैंगिक संवेदनशीलता किससे होगी, स्त्रियों से ही होगी। जानवरों के प्रति व्यवहार थोड़ी करेंगे, ठीक है, पुलिस के प्रति व्यवहार थोड़ी करेंगे, राजनेता के प्रति व्यवहार थोड़ी करेंगे। स्त्रियों के प्रति व्यवहार अच्छा होगा जब ही हमारी संवेदनशीलता बनेगी। चलते अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, इसमें कह रहा है लैंगिक असमानता मुख्यतः देखने को मिलती है, तो हमने पहले ही बता दिया था कि लैंगिक असमानता मुख्यतः पितृसत्तात्मक परिवार में देखने के लिए मिलती है, जिसका बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
ये इसमें कह रहा है आपके क्षेत्र में एक धार्मिक जुलूस निकाला जा रहा है, जुलूस में कुछ लोग महिलाओं से छेड़खानी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, महिलाओं से छेड़खानी कर रहे हैं, आप क्या करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है जुलूस को रोकेंगे और उन्हें चेतावनी देखेंगे कि वह कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। भाई महिलाओं से छेड़खानी कर रहे हैं तो चेतावनी थोड़ी देंगे। ठीक है, जुलूस को रोकेंगे तथा महिलाओं से छेड़खानी वाले लोगों को गिरफ्तार करेंगे। ये ऑप्शन ठीक लग रहा है, क्योंकि भाई उनको गिरफ्तार करेंगे क्योंकि उन्होंने छेड़खानी कर दी, उन्हें अनदेखा कर देंगे। ये तीसरा ऑप्शन गलत है। पुलिस बल बुलाकर लाठीचार्ज करेंगे, भाई ये भी गलत है। ठीक है, तुरंत उन्हें गिरफ्तार करेंगे, इसमें ऑप्शन बी ठीक है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें कह रहा है आपको सूचना मिलती है कि आपके क्षेत्र में देह व्यापार, ठीक है, का गोरख धंधा चल रहा है, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। इसके बारे में अपने उच्च अधिकारियों को सूचित करेंगे, ये भी थोड़ा गलत है। अगला देखते हैं, छापेमारी करेंगे और केवल महिलाओं को गिरफ्तार करेंगे, क्यों, तो पुरुष होंगे तो उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी गलत करेंगे। छापेमारी करेंगे, सभी संदिग्धों को गिरफ्तार करेंगे एवं पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेंगे, ये ठीक लग रहा है। ठीक है, इसके बाद चौथा ऑप्शन है इस मामले में पूरी तरह नज़रअंदाज करेंगे, ये तो आपका नज़रअंदाज करेंगे तो ये गलत बात है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसका ऑप्शन सी ठीक है। 16वां क्वेश्चन है, एक महिला घरेलू झगड़े की शिकायत दर्ज कराने आती है, जिस उसके घर में झगड़ा हो गया घरेलू। ठीक है, तो और हाँ, वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको मानसिक अप्रोच चाहिए है, 2 स्टार सीरीज जो है इससे अच्छी कोई नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलो इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या है इसमें। एक महिला घरेलू झगड़े की शिकायत दर्ज कराने आती है तथा वह हिंसा का आरोप लगा रही है, जबकि पति इनकार कर रहा है, ऐसे में आप क्या करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले ये ऑप्शन है, दोनों लोगों को एक साथ बैठाकर बातचीत के माध्यम से सुलह कराने का प्रयास करेंगे। वह घरेलू झगड़े की शिकायत कर रही है तो बातचीत का माध्यम तो बहुत ही बनता। पति का पक्ष लेंगे क्योंकि वह पुरुष है, यह भी गलत है। इसमें लेंगे तुम्हारा संवेदनशीलता है तो ज़्यादातर होगा महिलाओं के बारे में ही जानकारी होगी। पत्नी का पक्ष लेंगे क्योंकि वह महिला तथा सामान्यतः महिला पीड़ित ही होती हैं, ये भी गलत ऑप्शन है। दोनों पक्षों के बयान को ध्यान से सुनेंगे और साक्ष्यों के आधार पर उचित कार्रवाई करेंगे, इसका ऑप्शन डी ठीक है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर मार्क कर लीजिए। किस वर्ष भारत के उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर लोगों को तीसरे लिंग के रूप में घोषित किया गया। हमने पहले भी बता चुके हैं वीडियो में कि 2014 में तुम्हारा तीसरे लिंग के रूप में ट्रांसजेंडरों को घोषित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, जो गर्भपात होता है उसका चिकित्सीय समापन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो यह 1971 में पारित किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिख रहा है महिला प्रसूविधा अधिनियम, ये बहुत जो अधिनियम है 5-6 हम पहले भी बता चुके हैं, इनको याद कर लेंगे। महिला मातृत्व प्रसूविधा अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया। ठीक है, तो ये 1961 में तुम्हारा अधिनियम लागू किया गया था, जो कि है मातृत्व प्रसूविधा अधिनियम। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है ये महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन CEDAW कब अपनाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CEDAW ये कब अपनाया गया था। ठीक है, जो कि महिलाओं के भेदभाव के उन्मूलन पर है, तो ये 1979 में अपनाया गया था, और ये इसका ऑप्शन ठीक है। ठीक है, और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायत में अध्यक्षों के पदों के लिए 1/3 सीट पर महिलाएं आरक्षित हैं। तो अनुच्छेद 243 का डी, इसका बी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आगे क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहयोगी मंच है जो लैंगिक समानता को बढ़ाने के उपाय ज्ञात करने के लिए विकसित और विकासशील दोनों देशों के नीति निर्माताओं एवं विशेषज्ञों के साथ एक साथ जुड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है वैश्विक ऑनलाइन सहयोगी मंच जो लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो विकीपीडिया तो नहीं है, गूगल भी नहीं है, विकीलीक्स भी नहीं है, विकी जेंडर, देखो इसमें जेंडर छुपा हुआ है। ठीक है, तो यही इसका ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है। ठीक है, और इसमें लिख भी रहा है विकी जेंडर एक वैश्विक ऑनलाइन सहयोगी मंच है जो लैंगिक समानता को बढ़ाने का उपाय ज्ञात करने के लिए विकसित और विकासशील दोनों देशों के निर्माताओं को विशेषज्ञों को एक साथ जोड़ता है। ठीक है, अब चलते हैं, महिलाओं को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के, महिलाएं कोई कार्य कर रही हैं वो उसी स्थान पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 के तहत
दायर यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के लिए प्रत्येक संगठन द्वारा किस समिति का गठन किया गया है। ठीक है, तो जिला शिकायत समिति, ये तो पता नहीं क्या है। स्थानीय शिकायत समिति, ये भी नहीं पता। आंतरिक शिकायत समिति मतलब गुप्त रूप से सुरक्षा की जाएगी। ठीक है, उसके लिए लैंगिक उत्पीड़न पर निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 लागू किया था। तो इसका तुम्हारा कौन सा ठीक है? सी ठीक है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसके देख रहे हैं। रात में गश्त लगाते समय आप देखते हैं कि एक व्यक्ति सड़क पर बेहोश पड़ा है, उसके पास महिला बैग भी है, आप ऐसे में क्या करेंगे? ठीक है, बहुत ही, तो सबसे पहला ए ऑप्शन है उसका, सर्वप्रथम व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाएंगे, व आसपास के लोगों से पूछताछ करेंगे एवं महिला का पता लगाएंगे तथा यह भी जांच करेंगे कि कोई अपराध तो नहीं हुआ। यही ऑप्शन इसका ठीक है। देखो दूसरा ऑप्शन, बैग को अपने पास लेकर महिला का पता लगाने की कोशिश करेंगे। जब व्यक्ति बैग उस पड़ा है तो महिला का पता क्यों लगाएंगे? सबसे पहले आसपास के व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाएंगे तथा पूछताछ करेंगे। ठीक है, ये तो बी ऑप्शन तो गलत है। बेहोश व्यक्ति को एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल भेज देंगे तुरंत? नहीं, सबसे पहले उसको अस्पताल पहुँचाएंगे और आसपास लोगों से पूछताछ करेंगे ताकि कोई घटना तो नहीं हो, पूरे मामले को नज़रअंदाज कर देंगे, ये तो बिल्कुल भी गलत ऑप्शन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, इसमें दिया हुआ है आपको एक कार्यक्रम में सुरक्षाकर्मी के रूप में तैनात किया गया है। ठीक है, कार्यक्रम के दौरान कुछ पुरुष मेहमान महिलाओं के साथ ज़बरदस्ती डांस करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? ये तो हमारे जीवन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, इसका आंसर तो बहुत ही सरल है। चलो ए ऑप्शन को देखते हैं। महिलाओं को से ज़बरदस्ती डांस करने की कोशिश कर रहे पुरुषों को शांत करने की कोशिश करेंगे, ये तो गलत ऑप्शन है। ठीक है, ए कार्यक्रम के आयोजकों को सूचित करेंगे, गलत। जब आप ही सुरक्षाकर्मी हैं तो कार्यक्रम के आयोजकों ने आपके लिए ड्यूटी दी होगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो गया। इन मामलों को पूरी तरह अनदेखा कर देंगे, भाई आप ही सुरक्षा कर्मी हैं तो इन मामलों को अनदेखा कैसे कर देंगे? तो सी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन बात करते हैं, इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे, भाई सुरक्षाकर्मी आप तो हस्तक्षेप तो करना पड़ेगा और महिलाओं से पूछेंगे कि उन्हें मदद की ज़रूरत है, तो ये ऑप्शन डी बिल्कुल ही ठीक है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बात करते हैं हम, लैंगिक रूप से संवेदनशील कथन है, महिला समान कार्य के लिए महिलाओं को समान वेतन दिया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बौद्धिक नेतृत्व के मामले में पुरुष एवं महिलाएं समान है, बिल्कुल ठीक बात है, दोनों की बौद्धिक नेतृत्व सेम ही होता है। बच्चों की परवरिश में पिता माता दोनों की समान सत्ता और जिम्मेदारी होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, तो इसमें ऑप्शन डी ठीक है। ये तीनों कथन जो है सही है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, 29वां प्रश्न, और ये एक दो क्वेश्चन और बताएं, उसके बाद ये आपकी क्लास चैप्टर बहुत ही प्रेम पूर्वक हो जाएगा। और अगर चैनल वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को एक बार फिर से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। आपके थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति सार्वजनिक रूप से महिलाओं के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी कर रहा है, ठीक है, उनसे कमेंटबाजी कर रहा है महिलाओं पर, ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? ठीक है, हमारे थाना अंतर्गत क्षेत्र में आते हैं तो हमें क्या प्रतिक्रिया होगी? आप तभी कार्रवाई करेंगे जब कोई व्यक्ति उसकी शिकायत दर्ज कराए, ये गलत बात है। जब आप सामने खड़े हैं और आपके सामने एक सार्वजनिक रूप से महिलाओं के ऊपर कोई अपमानजनक टिप्पणी कर रहा है तो आप जब ये कार्रवाई थोड़ी करेंगे कि जब कोई उनकी शिकायत कराएगा, ये तो ऑप्शन गलत है। ठीक है, बी ऑप्शन, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेंगे तथा उसके विरुद्ध न्यायालय में बात दायर करेंगे। न्यायालय में बात दायर थोड़ी करेंगे क्योंकि ये कोई न्यायालय वाला केस थोड़ी थी, ये तो आपके थाने के अंतर्गत आ रहा था, ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, सी ऑप्शन देखेंगे, इन सब मामले को अनदेखा कर देंगे क्योंकि मामले में तुच्छ प्रकृति के हैं। अनदेखा क्यों करेंगे जब आपका थाना के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ठीक है, इसका डी ऑप्शन देंगे, उस व्यक्ति को चेतावनी देंगे और ऐसा पुनः ना करने के लिए कहेंगे, ये ऑप्शन ठीक है। इसका डी ऑप्शन ठीक है कि उस व्यक्ति को चेतावनी देंगे और ऐसा पुनः ना करने के लिए कहेंगे। चलो एक और क्वेश्चन बचा है आपकी क्लास में, उसे भी देख लेते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बचा है लास्ट में, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बहुत, इस पर स्टार लगा लेंगे। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, सबसे पहले ये पढ़िए। ठीक है, एक बूढ़ी महिला ने अपनी 25 वर्षीय बेटी को रात को अपने जॉब से वापस आते समय मोहल्ले के कुछ मंचलों द्वारा अश्लील हरकतों की शिकायत करती है, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? एक बूढ़ी महिला है जो अपनी 25 वर्षीय बेटी के रात को अपनी जॉब से वापस आते समय जो उसके मोहल्ले के हैं कुछ मंचले वो अश्लील हरकतों की करते हैं उसके साथ, तो आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में उस क्षेत्र में विशेष रूप से रात्रि की पेट्रोलिंग बढ़ा देनी चाहिए, ये तो गलत बात है। एक स्पेशल एक के लिए पेट्रोलिंग थोड़ी बढ़ा देंगे। उन मंचले युवकों के माता पिता को बुलाकर फटकार लगाना चाहिए, हमें पता थोड़ी है कौन मंचले कौन है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन पढ़ते हैं, उन मंचलों पर बूढ़ी महिला की शिकायत के आधार पर शिकायत दर्ज कर विधि के अनुसार कार्रवाई करना चाहिए, ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। ठीक है, एक बार डी ऑप्शन भी देखते हैं। 25 वर्षीय बेटी को रात्रि में ना निकलने के लिए, भाई वो तो जॉब कर रही है, अपने काम थोड़ी कर रही है, तो इसके चक्कर में उसके अकेले के लिए रात्रि में ना निकलने देते, डी ऑप्शन तो गलत है। सी ऑप्शन ठीक है कि उन
मनचलों पर बूढ़ी महिला की शिकायत के आधार पर शिकायत दर्ज कर विधि के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो आज की क्लास यहीं होती है समाप्त, और हम आपसे जानना चाहते हैं कि कैसी लगी वीडियो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो 2 स्टार सीरीज की, जो कि UPSI के लिए स्पेशल बनाई गई है, और इसमें आराम से आपके लिए 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे बस। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मैं गारंटी लेता हूँ कि मानसिक अभिरुचि के पूरे में से पूरे प्रश्न यहीं से फंसे मिल जाएंगे और आपको देखने को मिल जाएंगे। किसी और चैनल पर आपके भटकने के लिए ज़रूर नहीं है। ये सभी कंटेंट जो है फ्री में इस चैनल पर उपलब्ध करा दिया जा रहा है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जय जय श्री राम। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। आज ये पहला चैप्टर था जो कि समाप्त हो गया है, ठीक है। अब हम अगले किसी दिन बात करेंगे 2 स्टार सीरीज के नेक्स्ट चैप्टर की, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय